Hello everyone, welcome to the session. So here I am with another session on Sikhism. तो हम लोगों ने एक सेशन Sikhism पे किया था. Another session we are doing on Sikhism as these questions are very important. This topic is very important, especially for PCS, पंजाब and also UPSC के लिए भी. ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं because अब जो टाइम है करंटली पीसीएस बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है. ऐसे में हमारी जो तैयारी है वो अब बहुत ही प्रिसाइज और क्रिस्प होनी चाहिए और ऐसे में एमसीक्यूज जो हैं वो हमारा बहुत साथ देंगे. तो जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस के लिए कर रहे हैं पंजाब के लिए या फिर वो किसी और स्टेट एग्जाम के लिए कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो ये टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर ऑल दोज हु हैव ज्वाइंड मी फ्रॉम द पास्ट सेशंस एंड दोज हु आर न्यू, उन सभी के लिए एक फ्रेश सेशन है. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements about Sikh philosophy. The Sikh doctrine emphasizes Naam Japna, Kirat Karni and Vand Chakna. The Naam Japna refers to remembering God through continuous meditation. Vand Chakna means sharing one's earnings with the needy. Vand Chakna. So, अब ये बताना है कि इनका मीनिंग क्या है. क्या सिख डॉक्ट्रीन इसके ऊपर फोकस करता है, इन तीन चीजों के ऊपर? Which of the above are correct? जल्दी से मुझे बता देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. बहुत ही सही और बेसिक एक क्वेश्चन आपके सामने आया है. देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता. कई लोग सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से पता होता है, कई लोग नहीं करते. पर ये एक ऐसी चीज है जो एक यूनिवर्सल तौर पर जानी जाती है सिख धर्म के बारे में कि यस, यहाँ पर नाम जपना, किरत करना, वंड छकना पर फोकस किया जाता है. नाम जपने का मतलब है भगवान का सिमरन करना, करते रहना, भगवान को याद रखना हमेशा. वंड छकना का मतलब है कि जो जरूरतमंद है उनके साथ अपनी आमदनी का एक हिस्सा शेयर करना ताकि सभी का भला हो. ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3. आगे चलते हैं. द इंस्टीट्यूशन ऑफ मसंद इन सिखिज्म वाज, सो मसंद सिस्टम जो है वो क्या था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरु अमरदास जी, अ सिस्टम ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कलेक्टिंग ऑफरिंग्स एंड स्प्रेडिंग द टीचिंग्स. Abolished by Guru Gobind Singh due to corruption. Yes or no? सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे. गुरु अमरदास जी ने क्या मसंद सिस्टम की शुरुआत करी थी या कोई और गुरु थे जिन्होंने इसे किया? बताना है. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर अगर हम मीनिंग देखें, मसंद सिस्टम का जो मीनिंग देखें तो बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट. लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कलेक्ट करते थे, जिनको भेजा जाता था, और ऑफरिंग्स कलेक्ट करते थे. मतलब लोग जो दान देना चाहते हैं, लोग जिस भी प्रकार से अपना हेल्प करना चाहते हैं, धर्म के लिए कुछ काम करना चाहते हैं. प्लस टीचिंग स्प्रेड की जाती थी, गुरुओं के मैसेजेस पहुंचाए जाते थे, क्या एक इंसान को करना चाहिए, कैसे वो जिंदगी बेहतर कर सकता है, इसको लेकर स्ट्रेस किया जाता था. फिर यहाँ पर जो थर्ड थिंग है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वाज स्टॉप्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, अबॉलिश्ड. रीजन बीइंग उसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत सारे लोग इल यू कैन से फीलिंग्स के साथ, इल इंटेंशंस के साथ यहाँ पर काम कर रहे थे. पहला वाला जो स्टेटमेंट है बच्चे ये गलत है. यहाँ पर गुरु अमरदास जी नहीं, यहाँ आएगा गुरु रामदास जी. ठीक है, गुरु रामदास जी ने मसंद सिस्टम की शुरुआत की थी. आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड 3. करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. द टर्म मंजी सिस्टम इन अर्ली सिख ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू व्हाट? मंजी सिस्टम. लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने मंजी सिस्टम एक्सप्लेन किया था. अब आपने उसका आंसर मुझे बताना है. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द खालसा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर प्रोपगेशन ऑफ सिख फेथ, कलेक्शन ऑफ हाइम्स बाय गुरु अर्जन देव जी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सिख स्टेट्स. मंजी सिस्टम क्या था? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर प्रोपगेशन ऑफ सिख फेथ, कलेक्शन ऑफ हाइम्स बाय गुरु अर्जन देव जी, और इट वॉज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. क्या था? मंजी प्रथा, मंजी सिस्टम गुरु जी ने स्टार्ट किया. कौन से गुरु ने स्टार्ट किया ये भी पता होना चाहिए. क्या है ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, बताओ क्या है? सो यस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मंजी सिस्टम गुरु अमरदास जी ने स्टार्ट किया. ओके, गुरु अमरदास जी स्टार्टेड द मंजी सिस्टम. पहला फैक्ट तो ये याद रखेंगे. और अब ये है क्या? तो है जी, बिल्कुल सही बात, इट इज दिस. प्रोपगेशन ऑफ सिख फेथ के लिए, टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए मंजी सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जहां पर पूरे एरिया के अंदर सेक्शंस के फॉर्म में इट वाज डिवाइडेड एंड पीपल यूज्ड टू गो एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुरु.
ऑलराइट, इस तरीके से ये काम किया गया। सिक्खी के अंदर जो सीख दी गई है उसको, उन टीचिंग्स को यहाँ पर फैलाया गया, स्प्रेड किया गया। Who among the following was executed by Jahangir for supporting rebellious forces and spreading the Sikh faith? ये भी मैंने लास्ट सेशन के अंदर कहानी आपको बताई थी, वहां पर क्वेश्चन नहीं था लेकिन कहानी के थ्रू हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को समझा था वहां। तो देयर आई टोल्ड यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आप मुझे बताइए कितना आपको याद है, अगर आपने सेशन नंबर 1 देखा है, और नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, वैसे ही अगर आता है तो बताओ, राइट। कई बच्चे होते हैं जिन्होंने सेशन 1 नहीं देखा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, ठीक। अब बताओ, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, किनको एग्जीक्यूट किया था यहां जहांगीर ने, जब उन्होंने रिबेलियस फोर्सेस का साथ दे दिया था? तो जहांगीर का एक बगावती बेटा था प्रिंस खुसरो। प्रिंस खुसरो ने जब बगावत करी, रिबेल किया, तो खुसरो अपने पिता से बचता हुआ कहाँ चला जाता है? पंजाब चला जाता है। वहां पर गुरुजी के पास जाकर वो शरण मांगता है और गुरुजी वो शरण उसको दे देते हैं। एक पर्सन हेल्प के लिए आया, उन्होंने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन जहांगीर ने यहाँ पर गुरु को ही रिबेलियस मानकर उन्हें सजा सुना दी थी। और वो गुरु कौन थे? यस, द गुरु वाज द 5th गुरु ऑफ द सिक्स, गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी थे जिन्होंने यहाँ पर मदद की थी प्रिंस खुसरो की, और जिसके बाद जहांगीर ने उन्हें एग्जीक्यूट करवाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ संत सिपाही, सेंट सोल्जर इन सिखिज्म was propagated by गुरु नानक, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी। यस, ब्यूटिफुल क्वेश्चन हियर। सेंट सोल्जर या संत सिपाही का ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोपगेट किसने किया? हु डिड दैट? गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु तेग बहादुर जी, किन्होंने करा जी? तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो, मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट गुरु हरगोबिंद जी ने दिया, ये बात हम जानते हैं। गुरु अर्जन देव जी के एग्जीक्यूशन के बाद 6th गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट दिया, जहां पर स्पिरिचुअल पावर और टेम्पोरल पावर दोनों के ऊपर फोकस किया गया, जहां पर डिफेंस की बात होती है कि गुरु विल नाउ डिफेंड द सिख कम्युनिटी फ्रॉम द इनजस्टिस ऑफ द मुगल्स। किसी भी प्रकार के इनजस्टिस के विरुद्ध जो है यहाँ पर गुरु खड़े रहेंगे, अपनी सिख कौम की रक्षा करेंगे, ऐसी बातें आती हैं। फिर उसके बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी आते हैं तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी और इस कॉन्सेप्ट को और बड़े लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया खालसा पंथ की फॉर्म में 1699 में। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज गुरु गोबिंद सिंह जी, संत सिपाही का जो कॉन्सेप्ट है। मैच द फॉलोइंग सिख गुरुज विद देयर की कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो आई टोल्ड यू कि भाई सिख गुरुज का क्रोनोलॉजी, सिख गुरुज का कंट्रीब्यूशन, ये बात बहुत अच्छे से जी कर लेना, राइट। एग्जाम में हम 100% आएगी। गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद, गुरु अमरदास, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? लंगर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बिल्ट अकाल तख्त, कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। यस, क्या क्या किया है जी? सो अगर हम यहाँ पर देखें तो गुरु हरगोबिंद जी इज नोन फॉर अकाल तख्त। अब गुरु अर्जन देव जी और गुरु अमरदास जी के बीच में आपने बताना है आंसर क्या होना चाहिए। बी का आंसर है 2। ओके, यहाँ तो ये तो हो गया डन, राइट। बी का आंसर यहाँ पर एक में ही 2 दिया हुआ है। एंड गुरु अर्जन देव जी ऑफ कोर्स कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, और गुरु अमरदास जी ने लंगर प्रथा को वी कैन से स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, स्ट्रेंथन किया था वुड बी द राइट वर्ड यहाँ पर। तो याद रखना, गुरु अमरदास जी, लंगर प्रथा। आंसर यहाँ पर हो गया बेटा जी ए। ओके, 6th का आंसर हो गया है ए, strengthen the langar system. Which of the following statements about Guru Granth Sahib Ji are correct? It is arranged according to musical measures, that is rag. It contains compositions in multiple languages. It recognizes the equality of all human beings and faith. Guru Granth Sahib Ji, जो कि गुरु माने गए किसके बाद? किसी भी अब लिविंग गुरु नहीं थे, नॉट इन ह्यूमन फॉर्म बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्चर, इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जो कि होली स्क्रिप्चर मानी गई है सिखिज्म के अंदर, जहां से ज्ञान का प्रकाश हो। जो गुरु का काम होता है, गुरु की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश लेकर आना, अंधकार जो है उनके जीवन से दूर करना, सही दिशा दिखाना, वही काम अब कोई ह्यूमन गुरु नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब जी, राइट। तो उन्हें गुरु का दर्जा दिया गया यहाँ पर, ये बात बिल्कुल सही है। अब आपने ये बताना है
कि इनमें से गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, यस. तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं. क्या इसे म्यूजिकल मेजर्स यानी राग के अंदर अरेंज किया गया है? बिल्कुल सही, रागास के अंदर इसे अरेंज किया गया है. म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट कह लो कि रोल है सिखिज्म के अंदर, जहां पर शब्द गाए जाते हैं. शब्द एक स्पेसिफिक राग पे गाए जाते हैं, उसका स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है. मतलब वो म्यूजिक जो है इट इज डिवाइन म्यूजिक, वो आपके अंदर वो इमोशंस को जनरेट करेगा. सो राग जो हैं दे आर नोन फॉर दैट. ये बात मैंने आपको बताई है कब? जब म्यूजिक बताया था मैंने, म्यूजिक के ऊपर आर्ट एंड कल्चर का सेशन लिया था, वहां पर बताई थी ये बात. इट कंटेन्स कॉम्पोजिशंस इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. ऑफ कोर्स यहाँ पर कबीर दास जी लिखते हैं ब्रज के अंदर. यहाँ पर आपको मिलेंगे नामदेव जी के राइटिंग्स. नामदेव लिखते हैं मराठी के अंदर, राइट. सो यू विल फाइंड मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया है. वाणी का कंट्रीब्यूशन है, वर्सेस हैं. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स इक्वालिटी को प्रमोट किया, सोशल इक्वालिटी, कास्ट डिस्टिंक्शंस, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर डिनाई किया गया. आंसर हो गया है 1, 2 एंड 3. ओके, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नेक्स्ट, द अकाल तख्त एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु हरगोबिंद सिंबलाइजेस व्हाट? तो अकाल तख्त सिंबलाइज क्या करता है ये बताना है. नंबर 1, द ओनली स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द सिख गुरुज, टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द सिख लीडरशिप, सेंट्रल सीट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, प्लेस फॉर परफॉर्मिंग द लंगर. क्या है अकाल तख्त? क्या रिप्रेजेंट करता है सिक्खी के अंदर? अकाल तख्त का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है आपको. ओके, अकाल मीनिंग द टाइमलेस वन, जिसका कोई काल नहीं, अकाल है. अकाल तख्त, तो इस तरीके के तख्त सिखिज्म के अंदर प्रेजेंट है. आई होप यू नो दैट. तो अकाल तख्त जो है गुरु हरगोबिंद जी ने जो स्टैब्लिश किया, उसका मीनिंग क्या है, या उसका कह लो कि वो उसके पीछे की क्या सिंबॉलिक थॉट है ये बताना. हाँ जी, तो गुरु हरगोबिंद ने स्टार्ट किया मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट, लाइक आई टोल्ड यू. तो आंसर इसका क्या रहेगा? मीरी और पीरी यही है. स्पिरिचुअल इज पीरी, टेम्पोरल इज मीरी. तो टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द सिख लीडरशिप. तो अकाल तख्त रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ द सिख, यूनिटी ऑफ द सिख लीडरशिप. कैसे? टेम्पोरल और स्पिरिचुअल दोनों एंगल से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द निरंकारी मूवमेंट इन सिखिज्म इमर्ज्ड एज. ओके, निरंकारी मूवमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है. A reform movement emphasizing worship of formless God, that is the Nirankar, founded by Baba Dayal Das in 19th century. 19th century, aimed to eliminate idolatry and ritualism. क्या ऐसा था? निरंकारी, निरंकार आज भी है. निरंकारी मूवमेंट, निरंकारीज आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे. आसपास आप देखोगे तो you will find their centers also. Which of the following statement is correct about निरंकारीज? Yes. सो बिल्कुल सही बात. निरंकार का मतलब ही है फॉर्मलेस गॉड, तो ये तो बिल्कुल ही सही हो गया, नाम से ही पता लग रहा है. और वहीं से तीसरी स्टेटमेंट कनेक्ट हो गई है कि किसी भी प्रकार का फॉर्म, भगवान का कोई रूप, रंग, आकार, इसमें वो नहीं ढालते भगवान को. ठीक है. देन ऑफ कोर्स किसी प्रकार के रिचुअलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ये बहुत ज्यादा था, यहाँ पर नहीं लिया गया. दूसरा वाला जो अब स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपकी आकर बात खड़ी हो जाती है. ये अगर आपको आता है देन यू कैन डू द आंसर. सो द करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है. बाबा दयालदास जी कनेक्टेड हैं किससे? निरंकारी मूवमेंट से. इन्होंने इस मूवमेंट का नींव रखा है बाबा दयालदास जी. आंसर यहाँ पर हो गया 1, 2 एंड 3. ठीक है, निरंकारी मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. कूका मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट सब इंपॉर्टेंट है. आ गया. नामधारी मूवमेंट ऑल्सो नोन एज कूका मूवमेंट was founded by Baba Balak Singh ji and later led by Baba Ram Singh, known for emphasizing non-violence and vegetarianism. Yes or no? Opposed British rule and cow slaughter. बताइए, नामधारी मूवमेंट जिसको कूका मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कूकते थे वॉइस के थ्रू. दे यूज्ड टू लाइक यू कैन से साउंड जो है वो यूज करते थे टू स्प्रेड द मैसेजेस और टू यू नो हैव अ कॉन्वर्सेशन. तो उस वे में एक कूक जो है उनका स्पेसिफिक था. दैट इज हाउ दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड कूका मूवमेंट. और अदरवाइज दे आर ऑफिशियली कॉल्ड नामधारी. ठीक है, तो आपने सुना होगा नामधारी मूवमेंट, या ये नामधारीज हैं इस तरीके से. तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? फाउंडेड बाय बाबा बालक सिंह, लेड बाय बाबा राम सिंह. ऐसा था कि नहीं?
नामधारी मूवमेंट का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? यस प्लीज। बिल्कुल सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नामधारी मूवमेंट जो है ये उस वक्त की है जब भारत के अंदर ब्रिटिश राज था, और ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, कैसा ट्रीटमेंट था, ये बात हम सब जानते हैं। और उसी चीज को इन्होंने भी यहाँ पर कह लो डिफाई किया है, उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई है, ठीक है। सो इट वॉज नॉट जस्ट रिलीजियस, यहाँ पर लोगों को ये भी बताया गया कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ उनको खड़ा होना चाहिए। सिंह सभा मूवमेंट 1873 onwards aimed at what? Reviving the Sikh identity and institutions, promoting modern education among the Sikh, seeking immediate political autonomy. क्या होना चाहिए आंसर? देखो, सिंह सभा मूवमेंट नाम से अगर हमने पढ़ी हुई है मूवमेंट्स, तो हम ये बात को जानते हैं कि ये एक तरीके की रिफॉर्म मूवमेंट, राइट? तो उससे कनेक्टेड अब सोचते हुए इसका आंसर बनाओ, क्या बनेगा? सिंह सभा मूवमेंट जो है वो किस लिए जानी जाती है? बिल्कुल सिख आइडेंटिटी और इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करना था, इंप्रूव करना था, जो चीजें गलत हो रही थी उनको सुधारना था, सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा आ चुके थे उन्हें ठीक करना था, गुरुद्वारास जो हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन चल रही थी, महंतों ने अपना कंट्रोल जमा लिया था, उस वजह से आगे आप देखते हो SGPC का फाउंडेशन होता है, सिख रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है SGPC, इसको बनाया जाता है, अकाली मूवमेंट के आगे ये मूवमेंट निकलती है, राइट? ओके जी, ठीक है। सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो थी, तो उसमें सिखों के हाथ में, आम जनता जो है सिख कम्युनिटी, उनके हाथ में गुरुद्वारा का सारा सिस्टम दे दिया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन अमंग द, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम देखते हैं खालसा कॉलेजेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई, अमृतसर के अंदर एक सिंह सभा का मेन सेंटर बना, फिर लाहौर के अंदर एक मेन सेंटर बना, और यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन की बातें हुई, और इसी वजह से खालसा कॉलेजेस को आज आप देख रहे हैं जो वो यही इसी मूवमेंट से निकली हुई एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, अलग स्टेट, अलग देश के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। नो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, कभी नहीं है ऐसा, पॉलिटिक्स कभी था ही नहीं यहाँ पर, ऑलराइट। इट वाज ऑलवेज सोशल लेवल पर, सो इट वाज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। आंसर यहाँ पर क्या हो गया? 1 and 2, थर्ड इज नॉट राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Chief Khalsa Diwan played a key role in, the Chief Khalsa Diwan played a key role in what? Coordinating the activities of the Singh Sabha, तो Singh Sabha movement से connected ही है. Promoting Sikh representation in colonial politics, yes or no? Advocating for separate Sikh identity in the Gurudwara reform movement. क्या था जी? चीफ खालसा दीवान 1902 में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने यहाँ पर सिंह सभा की सारी एक्टिविटीज जो थी उनको, सिंह सभाएं जितनी भी थी उनको कोऑर्डिनेट किया? सेकंड, कॉलोनियल पॉलिटिक्स में सिखों का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि भाई हो रहा था उस वक्त पे, आप जानते हैं कांग्रेस बन चुकी थी, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे प्रभारी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सरकार में जाते थे, इसी प्रकार से मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी, तो सिखों की तरफ से भी यहाँ पर एफर्ट किया जा रहा था कि वो कॉलोनियल पॉलिटिक्स का पार्ट बने। तो 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि फिर वही बात आ गई है, सेपरेट सिख आइडेंटिटी। नो, इट वाज नॉट सो, ऑलराइट। दे नेवर सेड दिस कि हमें अलग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी जाए, अलग से आइडेंटिटी दे दी जाए। सो द आंसर इज 1 and 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, देखो फैक्चुअल भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, अकाली मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, ऑफ 1920s प्राइमरीली सॉट व्हाट? अभी मैं एक्सप्लेन करके इसको हटी हूँ, थोड़े समय पहले ही मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया आपको। टू फ्री सिख श्राइन्स फ्रॉम करप्ट महंट्स, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्रू SGPC, टू डिमांड सेपरेट सिख स्टेटहुड। तो ये वाली बात तो एकदम गई ना, ठीक है, ये वाली बात है ही नहीं। और पहली वाली दोनों स्टेटमेंट, मैंने महंतों की बात करी थी जो करप्ट हो चुके थे, और फिर मैंने बात करी कि यहाँ पर एक सिख रिफॉर्म एक्ट आएगा, वो गुरुद्वारा का रिफॉर्म के तौर पर आया था, जहां पर उसके चलते एक कह लो कमेटी, एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसका नाम है SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। प्रबंधक इज मैनेजमेंट, सो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था, जिसमें सिख कौम ही खुद गुरुद्वारा को देखेगी, उनकी देखरेख करेगी, ध्यान रखेगी, मैनेज करेगी।
आंसर हो गया यहाँ पर 1 and 2, थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। Which of the following pairs are correctly matched? लंगर गुरु नानक देव जी, लंगर प्रथा। मंजी सिस्टम गुरु अमरदास जी। अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद जी। खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी। बताएंगे कौन सा इनमें से करेक्ट है। सो एज वी सी, इसकी बात तो हमें पता है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने करी। लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने इसकी बात करी है आपके साथ, राइट। 1699 के अंदर पंच प्यारे का कॉन्सेप्ट बड़ा था, 5 केस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अच्छा, गुरु तेग बहादुर जी की जब एग्जीक्यूशन होता है, औरंगजेब जब उनको बिहेड कर देते हैं, उसके बाद से गुरु गोबिंद सिंह जी जब 10वें गुरु बने, उन्होंने ये ठान लिया था कि अब इनजस्टिस को नहीं सहा जाएगा। दैट इज वाई दिस एंटायर थिंग वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इसको प्रॉपर एक फॉर्म दे दिया गया था, खालसा पंथ का नाम दे दिया गया था, राइट। अकाल तख्त अभी हम बात करें हैं कि गुरु हरगोबिंद जी ने इसकी स्थापना करी, इसको बनाया वहां पर, जो कि टेम्पोरल और स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ लीडरशिप को आइडेंटिफाई करता था, सिग्निफाई करता था। मंजी सिस्टम बिल्कुल हम बात कर चुके हैं, गुरु अमरदास जी ने इसको एस्टैब्लिश किया, जहां पर टीचिंग्स को स्प्रेड किया जाता है। फिर आता है लंगर प्रथा, जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने करी और बाद में गुरु अमरदास जी ने इसको स्ट्रेंथन किया, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया, इसको और ज्यादा आगे प्रमोट किया, इसको एस्टैब्लिश किया अच्छे से। ठीक है, ओके। संगत पंगत, ये दोनों चीजें बड़ी मैटर करती हैं। भगवान का नाम भी लेना है और जब खाना भी कंज्यूम करना है, जब जो होली फूड है, भगवान का प्रसाद जो है वो भी कंज्यूम करना है, वो जात पात का भेदभाव भूलकर, किसी भी प्रकार का भेदभाव भूलकर इकट्ठे बैठ के आप ये काम करेंगे। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन बी, ए का 1, B2, C3 एंड D4 ऑल आर करेक्ट मैच। ठीक है। Consider the following statements about Guru Granth Sahib Ji. It includes hymns of Hindu Muslim saints. It has chronological order but is organized by ragas. It has no chronological order but is organized by ragas. It was finalized by Guru Gobind Singh at Damdama Sahib. Yes, answer करेंगे मुझे इसका। गुरु ग्रंथ साहिब जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है once again. You must have a clarity over this. जितने रिलेटेड इसके फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, हाँ। तो इट इंक्लूड्स हाइम्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर अल्लाह, राम, गोपाल, कृष्ण, हरि, हर प्रकार से आप अगर बानी आपने सुनी है कभी, यू विल लिसन टू दीज नेम्स कि भगवान को यहाँ पर अलग अलग नाम से राम कहकर भी बुलाया, गोपाल कहकर भी बुलाया, हरि कहकर भी बुलाया, तो ये फैक्ट है, दैट्स करेक्ट। द सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है लेकिन राग के रूप में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको फाइनलाइज किया दमदमा साहिब में। 15th का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ओके। सो दिस वाज इट। आज हमने सिखिज्म के ऊपर एक और सेशन किया, 2 सेशंस हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पुराना सेशन यानी इससे पहले वाला सेशन पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, ये भी देख लेना। ऐसा है कि उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो दोनों सेशंस अगर आप लगा लोगे तो आपका सिखिज्म अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी आपकी, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप पहले आर्ट एंड कल्चर वाले वो भी लगा सकते हो, PYQs, और प्लस अलग अलग सेशंस भी हैं, इंडिविजुअल सेशंस भी हैं, डांसेस पे है, यू विल सी स्कल्पचर्स पे है, केव्स पे है, देन पेंटिंग्स पे है। इस तरीके से मैंने अलग अलग सेशंस लिए थे, बहुत सुंदर सेशंस हैं, वो उनको भी आप अटेंड करना। मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस हैं, उनको भी आप देखना, मिडिवल हिस्ट्री पे भी सेशंस हैं। ऑलराइट, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज आवर सेल विच इज गोइंग ऑन 22 अक्टूबर तक ये वैलिड है बच्चे। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, 10th of November को बैच स्टार्ट होने जा रहा है विद द फीस गिवन हियर। इट इज very nominal, very genuine fees for offline mode, and then there is a mode which is online batch. online mode में हम दे रहे हैं क्लासेस को, जिसका फीस बहुत ज्यादा कम 14,999 है। ठीक है, so anybody of you those who want to join the classes can contact, and yes, if you want to have a conversation with me, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनल आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो जस्ट 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे। सो कैन कॉल ऑन आवर नंबर्स एंड देन यू कैन अवेल दिस ऑफर, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।